अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे सादुर्रहमान बन के बात करूँगा, ना कि डकी भाई। मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि इस वीडियो का मकसद जो मेरे पे FIR हुई है उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज़। मेरे किसी भी कंटेंट से अगर आज तक कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। 16 अगस्त 2025 को जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि हमने अपने दोस्त वगैरह मेहमान बुलाए होते हैं, हमने अपने घर में दावत रखी होती है। मेरे सब दोस्त आते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं, हम खाना शाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं, मेहमान चले जाते हैं। उसके बाद मैं और रू पैकिंग में लग जाते हैं, क्योंकि हमें मलेशियन गवर्नमेंट का एक इवेंट है, उधर से इन्वाइट आया होता है कि डकी भाई आप आएँ, हमारे लिए कुछ वीडियोस वगैरह बनाएं वगैरह। हमने बड़ी जल्दबाजी में पैकिंग की, क्योंकि मेहमान आए होते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता। और मुझे नहीं पता था कि जब हम पैकिंग करके अपने घर से निकलेंगे तो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो जाए। एयरपोर्ट पहुंचते हैं, हम सामान अपना अनलोड करते हैं। रात के 9 बजे के करीब हमारी फ़्लाइट होती है। हम काउंटर पे जाते हैं और हमें अपना बोर्डिंग पास मिल जाता है। उसके बाद जहाँ पे इमिग्रेशन होनी होती है, जहाँ पे आपके पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगती है, हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं कि आप पे कोई FIR तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। कहता आपका साइबर क्राइम में कोई इशू है क्या? मैंने कहा नहीं। कहते आप हमारे साथ आ जाएं। मैं और रूब एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये क्या हो। हम किसी को ऑन टाइम ज़्यादा इन्फॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। मैंने ज़िया को सिर्फ मैसेज कर दिया है कि ये इस तरह से इशू हो गया है, तो शायद हम फ्लाई ना कर पाएँ, तो आप प्लीज़ गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट ले आओ। हम NCCI ऑफिस पहुंच जाते हैं। हथकड़ी मुझे लगी हुई थी, मुझे ऊपर एक रूम में लेके गए। जब मैं NCCI के ऑफिस पहुंचता हूं तो वहां पे 6-7 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। मेरी हथकड़ी वो खोल देते हैं, मुझे कुर्सी पे बिठा देते हैं और मेरी इंटेरोगेशन शुरू हो जाती है। वहां पे मेरे से क्वेश्चन करते हैं एप्लीकेशंस के प्रमोशन के बारे में। वहां पे मुझे पहली बार आइडिया होता है कि मेरा इस इशू पे मुझे एयरपोर्ट पे रोका गया। खैर मेरे से वो जो सवाल करते गए मैं उनको बताता, किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हो। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ किधर से आता है पैसा तेरे पास? मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उधर एडसेंस। अभी मैं बात कर ही रहा होता हूँ। कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो, क्या करता है तुम्हारा बाप? मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। तो कहता तुम इतने क्यों हो? मैं चुप रहता हूँ। वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियाँ वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था। वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहां पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियां दी जा रहा है। मैं अपना मुंह नीचे करके खड़ा हुआ हूँ तो मेरे थप्पड़ इधर लगता है, फिर वो कहता मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता है। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ कितने मारे हैं। फिर वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बैंड कर। मैंने अपनी टांगे बैंड कर ली। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर लिया। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है, जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डकी भाई को जानते हो? वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बैंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता डकी भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो? कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है मुझे बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है। सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है। थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे। वो वीडियो कॉल पे उस बच्चे को दिखा रहा होता है कि ये तुम इसके प्रोग्राम देखते हो और ये मैं क्या बताऊँ यार। खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ। मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ और किस तरह इससे निकलूँ। मैंने क्या किया ऐसा? खैर वो सरफराज चौधरी कहता है कि इसको ले जाओ, इसकी तरीके से तफ्तीश करो। जबकि मैं डे 1 को आया हूँ। मैं सब कुछ, मोबाइल का पासवर्ड, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डकी भाई ने हमें ये चीज़ नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा, इसलिए हमने मारा है। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। मुझे ऊपर ले गए। मेरे से एक बंदा मिलने आया हुआ था, तो वो जब मिलने आया हुआ था वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने मेरी तरफ देखा कि क्या हुआ है।
मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी ऑफिसर से बातचीत है, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे मारे कम, या मुझे तब मारे जब मैं आपको कुछ छुपा रहा हूँ या आपको कुछ गलत बता रहा हूँ, तब मार लें, लेकिन मुझे मारे कम। वो बड़ा परेशान हुआ, वो बाहर चला गया, कुछ खाने को मेरे लिए लेके आया था, पिज्जा या कोई बर्गर लेके आया था। बाहर जाके मुझे नहीं पता कि उनके जानने वाले थे जुनैद सलीम जो एंकर हैं, उन्होंने कहीं उनको बात बता दी। जुनैद सलीम साहब ने जो है वो अपने पॉडकास्ट के अंदर इसका जिक्र कर दिया कि मेरा एक जानने वाला वहाँ पे गया तो डक्की भाई इस हालत में था। ज़ेरे हिरासत जब डक्की भाई थे तो कुछ लोग उनसे मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि आप पिज़्ज़ा खाएंगे, तो डक्की भाई जवाब में उनके पाँव पड़ गया जो उनसे मिलने आए थे, और बिलक बिलक के रोने लगा और कहने लगा पिज़्ज़ा को छोड़े, उनसे कहे मुझे मारें कम। ये नहीं कहा कि मुझे ना मारें, मगर मुझे मारें कम, बहुत मार रहे हैं। जो फिर मेरे लिए अंदर प्रॉब्लम हुई, मुझे फिर इस बात पे डांट पड़ी कि मैं आगे बात आउट कर रहा हूँ। खैर मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने अब बोलना ही नहीं, जितना मर्जी मारे, मैंने किसी को नहीं बताना। मुझे हवालात में वापस बंद कर दिया इन्होंने। थप्पड़ किसने मारा था? थप्पड़ वो एहलकारों ने मारा था। थप्पड़ वो एडिशनल डायरेक्टर ने भी मारा था, मैं आपको बताता हूँ जी। डक्की भी आगे बताएगा कि मुझे चपेड़े किसने मारी थी, और वो बेचारा एक बात कहता था कि यार मुझे मारो ना, मैं कॉपरेट तो कर रहा हूँ, मुझे मारो ना। जब इसको पेश करने लगे थे डक्की को, तो बाही वो आपको बताया था कि मैं इसको थप्पड़ मार के लाया हूँ। हाँ, तो वो थप्पड़ मार के लाए, वो मारते थे। काम सिर्फ और सिर्फ मेरे से पैसे मांगना है। जब मैं एनसीसीआई की कस्टडी में था, आप लोगों ने शायद 3,26,000 USDT की बात एडिशनल डायरेक्टर के पॉडकास्ट में सुनी होगी। 3,20,25,000 USDT वो इसके डिजिटल वॉलेट में से हमने अनर्थ करके कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। हमने इसके डिजिटल वॉलेट में से वो अपने वॉलेट में जो सरकार का होता है उसमें अनर्थ करके प्रॉपर उसको फर्द मकबूजगी बनाकर कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने दर्जनों पॉडकास्ट दे के ये बताया कि 3,26,000 USDT जो है वो हमने इससे बरामद कर लिए हैं। अब मैं आपको उसकी असल स्टोरी बताता हूँ कि अकाउंट खोल देता हूँ। मेरे अकाउंट के अंदर कुछ ट्रेड चल रही होती है जो मेरी सारी लॉस पे गई होती है, क्योंकि उस दौरान बिटकॉइन नीचे गया हुआ था। वो सारी ट्रेड मेरी लॉस में क्लोज करता है, मेरी फ्यूचर्स की ट्रेड सारी लॉस में क्लोज करता है, मेरा पर्सनल नुकसान करता है। सारे टोकन जो मेरे पास डॉज, बिटकॉइन, इथीरियम, मेरे पास दर्जनों टोकन और पड़े हुए थे, वो सारे क्लोज करके उसको USDT में खुद कन्वर्ट करता है और वो कहता है कि ये USDT ट्रांसफर कर। मैंने कहा सर इसकी क्या वजह है, आपने मेरा पर्सनल लॉस भी कर दिया है। कहता है कि तुझे अपना मसला हल करना है या नहीं करना। मैंने कहा कि सर लेकिन ये 3,26,000 USDT आपने ट्रांसफर क्यों करना है? जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है आपके सामने, अकाउंट मैंने आपको दे दिया, उसका जीमेल मैंने आपको दे दिया, पासवर्ड मैंने आपको दे दिया, आपने ट्रांसफर इसको क्यों करना है? कहता है तुझे जितना कह रहे हैं उतना कर। मेरी 15 मिनट उनके साथ बहस चलती रही कि सर ये पैसे ज्यादा हैं, मुझे आप थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें ताकि मैं मेंटली रिलैक्स रहूं, मुझे थोड़ा सा बता दें कि ये ट्रांसफर आपके पास क्यों करना है। वो मुझे आगे से ये कहता था कि यार लगता है तुझे अपना मसला हल करने का शौक नहीं। मेरे से जबरदस्ती मेरा फेस ID, मेरा ऑथेंटिकेटर सारा लगा के इसने मेरे से जबरदस्ती 3 लाख के आर के अंदर वैल्यू बनती है 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। अब जिस अकाउंट में उसने ट्रांसफर किया, क्या वो FIA का अकाउंट था? नहीं। क्या वो NCCIA का अकाउंट था? नहीं। क्या वो पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत या किसी KP की हुकूमत या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे की हुकूमत का अकाउंट था? नहीं। क्या वो NAB का अकाउंट था? नहीं। क्या वो स्टेट बैंक का अकाउंट था? नहीं। क्या वो कोई ऐसा अकाउंट था जो कोर्ट की तरफ से जिसकी अप्रूवल मिली हो? नहीं। वो मेरे IO असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब का अपना पर्सनल अकाउंट था जिसके अंदर इन्होंने मेरे 9 करोड़ रुपया एस्टिमेटेड ट्रांसफर किए। ट्रांसफर करने के बाद इन्होंने वापस मुझे हवालात में बंद कर दिया। कोई रिसीविंग नहीं दी, मुझे उसकी कोई रीजनिंग नहीं दी, कोई सबूत चलान के अंदर मेरे दादा अब्बू का क्या रोल है, मेरे किसी और फैमिली मेंबर का क्या रोल है मुझे दिखाएं। आपने उनको मकरूज कर दिया, कर्जे ले लेके अब उनको NCCIA के ऑफिसर के पेट भरने हैं, उनको डिप्रेशन में डाल दिया ये कह के पता नहीं उनके पीछे ISI-MI लगी है। मेरे फादर एक हार्ट पेशेंट है, उनके हार्ट की सर्जरी होनी थी। मैंने अपनी माँ को, अरूब को, ज़िया को सख्ती से मना किया हुआ था कि आपने एक तो ये अब्बा जी का ख्याल रखना है, दूसरा इनको कोर्ट में नहीं आने देना, ये मेरे पास एक बार भी जेल में ना आए, क्योंकि मुझे पता है उनकी हार्ट की क्या कंडीशन है। वो बेहोश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम उनकी सर्जरी के हमारे पास पैसे नहीं थे, वो जो पैसे हमने उनकी जो सर्जरी के लिए देने थे वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब कर्जा लेके हम NCCIA के ऑफिसर्स का पेट भर रहे हैं। ये मेरी फैमिली को उस स्टेज पे लेके आए हैं जहाँ पे मैं स्पीचलेस हो गया कि यार मैं क्या
करूं, मतलब अब्बा जी के इलाज के पैसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। और ये बात मैंने उनको उधर दफ्तर में ऑफिस में कही थी, सरफराज चौधरी को मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी। मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, उनकी सर्जरी के पैसे आपने मेरे फैमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। ये इस स्टेज पे मेरी फैमिली को ले आए थे, मुझे 23 दिन बंद रख के चुपेरे मार के मुझे कोर्ट पे लेके जाते थे कि मैं किसी मीडिया के किसी माइक में बोल ना दूं। जिस्मानी रिमांड पे एफआईए के पास जाना है या उसके बाद जेल जाना है, पीछे तो गया तो बोलने कोई मसला नहीं है। आज लकी भाई आप यूट्यूबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुछ बात नहीं करेंगे? ताहम आज जो है वो बात तो नहीं करने दे रहे, लेकिन डक्की भाई को जो है वो सुबह सवेरे जो है आज अदालत में पेश किया गया है। बिल्कुल जी बात तो नहीं कर सकते डक्की भाई, इससे पहले भी हमने जब इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की है तो एनसीसीआई एहलकारों की जानिब से जो वो मना कर दिया गया है कि वो किसी भी किस्म से वो जो है वो गुफ्तगू नहीं करेंगे। डक्की भाई कुछ कहना चाहेंगे? डक्की भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई कुछ तो बोलिए, इन्होंने तो मना नहीं किया आपको, आप लॉयर्स ने मना किया कि भाई सारी तो आपने तहकीकात के बारे में आपने ताउन किया, उसके बावजूद क्यों ही कहा जा रहा है सरफराज चौधरी साहब को मुअत्तल कर दिया। या अल्लाह सब कुछ तेरे सामने है, मैं किसी जोगा नहीं, मेरी फैमिली किसी जोगे नहीं, हम फंस चुके हैं, हम गीदड़ों में फंसे हुए हैं। या अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल दे। CCIA अफसरान की गिरफ्तारी पर मुकदमा यूट्यूबर डक्की भाई की अहलिया अरूब जतोई की मुद्दत में दर्ज किया गया। डक्की भाई की फैमिली से रिश्वत लेने का ये मामला, NCCIA के अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अरूब जतोई ने दरखास्त दी है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 8 अफसरों और 1 फ्रंटमैन पर। ये हो क्या रहा है? बैटिंग एप्स को रोकने वाले ही बैटिंग ऐप के जरिए पैसे मंगवा रहे हैं। मुकदमा डक्की भाई की अहलिया अरूब जतोई की मुद्दत में दर्ज किया गया। 12 लोग हिरासत में हैं FIA के। अफसर शुएब रियाद और सरफराज चौधरी, उन्होंने रिलीफ के नाम पर अरूब जतोई से रिश्वत मांगी। पर 90 लाख रुपए की रकम बतौर रिश्वत वसूल की गई। वो लोग जिनके कंधों पे निजाम की हिफाजत की जिम्मेदारी रखी गई थी, वही खुद इस निजाम में नकब लगाने लगे। जो तफ्तीशी थे आज वो मुलजिम के रूप में अपने ही इदारे के सामने जवाबदेह हैं। 7 अफसरान ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। तो 90 लाख रुपए रिश्वत लेने के केस में NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर समेत 6 अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अरूब जतोई इस बात पर डट गई हैं कि NCCI अफसरान जिन्होंने उनसे रिश्वत ली है इनको नहीं छोड़